ये एक ऐसे आम इंसान की स्टोरी है जो सड़कों पर जेएनजी प्रोटेस्ट का हिस्सा बनता है और रातों रात पूरे देश का नायक बन जाता है। एक अंडरग्राउंड रैपर से लेकर देश के प्राइम मिनिस्टर बनने तक का सफर। बालन शाह ने पावर में आते ही कुछ ऐसा कर दिया जिसने पुराने पॉलिटिशियंस की नींदें उड़ा दी और वह पब्लिक के दिलों पर राज करने लगा। जब देश का सिस्टम पूरी तरह करप्ट हो चुका था और यूथ सड़कों पर खून बहा रहा था, तब इसी 35 साल के सिविल इंजीनियर ने पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को घुटनों पर ला दिया। इस स्टोरी में आपको पॉलिटिक्स का वो डार्क साइड और रेवोल्यूशन का वो सच दिखेगा जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि बालन शाह के रेवोल्यूशन की ये स्टोरी आपको आखिर तक एंगेज करके रखेगी। बालेंद्र शाह, जिन्हें नेपाल की पब्लिक प्यार से बालन शाह बुलाती है, उनका जन्म 27 अप्रैल 1990 को काठमांडू में हुआ था। एक बेहद ही मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले बालन के पिता राम नारायण शाह एक आयुर्वेद प्रैक्टिशनर हैं और उनकी मां ध्रुवदेवी शाह एक हाउसवाइफ हैं। बचपन से ही बालन के अंदर कुछ अलग करने की आग थी। उन्हें म्यूजिक और पोएट्री का गहरा शौक था, लेकिन उन्होंने अपनी एजुकेशन के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। बालन ने हिमालयन व्हाइट हाउस कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री ली और उसके बाद इंडिया के नागपुर में मौजूद VNIT से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की। 2018 में उन्होंने सबीना काफले से शादी की और एक फैमिली मैन बन गए। लेकिन बालन के अंदर एक और इंसान छिपा था और वो था एक अंडरग्राउंड रैपर। साल 2012 में उनका पहला रैप सॉन्ग सदक बालक रिलीज हुआ और 2013 में रॉबर्स नाम के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर उनके रैप बैटल्स इतने वायरल हुए कि वह नेपाल के यूथ आइकॉन बन गए। उनके गानों के लिरिक्स में सिस्टम का करप्शन और आम इंसान का दर्द साफ झलकता था। वो अक्सर अपने गानों में कहते थे कि रेवोल्यूशन इज कॉन्शियसनेस, यानी क्रांति एक चेतना है। लेकिन बालन को जल्द ही समझ आ गया कि सिर्फ स्टेज पर गाने से सिस्टम चेंज नहीं होता। अगर कीचड़ साफ करना है तो खुद कीचड़ में उतरना पड़ेगा। साल 2022 में उन्होंने काठमांडू के मेयर का इलेक्शन लड़ने का बोल्ड डिसीजन लिया। बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट के एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर इलेक्शन लड़ना किसी पागलपन से कम नहीं था। पुराने मजे हुए पॉलिटिशियंस ने उनका बहुत मजाक उड़ा या और कहा कि यह लड़का तो राई का पहाड़ बना रहा है, इसे पॉलिटिक्स का पी भी नहीं आता। लेकिन जब वोटिंग के रिजल्ट्स आए तो उन पुराने नेताओं को मुंह की खानी पड़ी। बालन ने 38% से ज्यादा वोट्स हासिल करके सबको शॉक कर दिया और काठमांडू के 15वें मेयर बन गए। मेयर बनते ही बालन ने अपना एक्शन अवतार दुनिया को दिखा दिया। उन्होंने इलीगल स्ट्रक्चर्स पर बुलडोजर चलवाना शुरू कर दिया और लैंड माफिया की धज्जियां उड़ा दी। बालन का काम करने का स्टाइल इतना एग्रेसिव और ट्रांसपेरेंट था कि टाइम मैगजीन ने 2023 में उन्हें टॉप 100 इमर्जिंग लीडर्स की लिस्ट में सिलेक्ट कर लिया। लेकिन पब्लिक को नहीं पता था कि यह तो बस एक ट्रेलर है और असली पॉलिटिकल अर्थक्वेक तो अभी आना बाकी है। मेयर की कुर्सी पर बैठते ही बालन शाह का सबसे डेयरिंग और शॉक करने वाला एक्शन था जय नेपाल सिनेमा हॉल के नीचे सालों से दबी हुई टुकुचा नदी को बाहर निकालना। सालों से करप्ट पॉलिटिशियंस और लैंड माफिया ने इस ऐतिहासिक नदी को जमीन के 15 फीट नीचे एक ब्रिक डोम टनल में दबाकर उस पर बड़ी बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग्स और मॉल्स तान दिए थे। बालन ने बिना किसी प्रेशर की परवाह किए सीधा बुलडोजर मंगवाया और उस नदी को वापस दुनिया के सामने ला खड़ा किया। जब अमीर बिजनेसमैन और पावर वाले लोगों ने इसका विरोध किया तो बालन ने डंके की चोट पर कहा कि रूल सबके लिए बराबर है। इसके बाद जब बालन ने सरकारी जमीन और नदियों के किनारे पर इलीगल कब्जा करने वाले लैंडलेस स्क्वाटर्स को हटाना चाहा तो फेडरल गवर्नमेंट ने उनका सपोर्ट करने से साफ इनकार कर दिया। यहीं से बालन शाह और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच एक भयंकर क्लैश की शुरुआत हुई। बालन कोई आम पॉलिटिशियंस की तरह दबने वाले इंसान नहीं थे। उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए सीधा सिंगा दुरबार का कूड़ा उठवाना ही बंद करवा दिया। सिंगा दुरबार वो जगह है जहां प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और देश की तमाम बड़ी मिनिस्ट्रीज मौजूद हैं। बालन ने फेसबुक पर 14 रीजंस की एक लंबी लिस्ट पोस्ट कर दी कि आखिर क्यों वह सेंट्रल गवर्नमेंट का कूड़ा साफ नहीं करेंगे। उनका यह बोल्ड स्टेप पूरे नेपाल में आग की तरह फैल गया। उन्होंने अपने ऑफिस में ग्रेटर नेपाल का मैप लगा लिया जो उनके स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म को रिप्रेजेंट करता था। जब पुराने पॉलिटिशियंस ने उन पर प्रेशर बनाने की कोशिश की तो बालन ने सोशल मीडिया पर ओपन चैलेंज दे दिया
कि तुम सब मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये पोस्ट सिर्फ 22 मिनट में इंटरनेट पर वायरल हो गया और इस पर 34,000 से ज्यादा रिएक्शंस आ गए। देश का यूथ अब बालन में अपना अल्टीमेट हीरो देख रहा था। पॉलिटिशियंस को लगा कि वो इस मेयर को आसानी से दबा देंगे, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि देश में जल्द ही एक ऐसा भूचाल आने वाला है जो इस पूरे करप्ट सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंकेगा और बालन को देश के सबसे ऊंचे तख्त पर बैठा देगा। नेपाल की पुरानी गवर्नमेंट करप्शन में पूरी तरह से डूब चुकी थी। देश का यूथ अनएम्प्लॉयमेंट के कारण फ्रस्ट्रेटेड था और काम की तलाश में मिडिल ईस्ट जाने को मजबूर था। जब यूथ ने सोशल मीडिया पर सरकार की पोल खोलनी शुरू की तो तत्कालीन पीएम केपी शर्मा ओली की सरकार ने डर के मारे 4 सितंबर 2025 को फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसी 26 सोशल मीडिया वेबसाइट्स को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। सरकार की यह हरकत आग में घी डालने जैसी साबित हुई। इंटरनेट बैन होते ही पूरे नेपाल का जेएनजी अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए सड़कों पर उतर आया। 8 सितंबर 2025 का वो दिन नेपाल के हिस्ट्री का सबसे खौफनाक और काला दिन बन गया। लाखों स्टूडेंट्स और यूथ स्कूल यूनिफॉर्म्स पहने काठमांडू के मेतिगर मंडाला पर प्रोटेस्ट करने जमा हो गए। पुलिस ने शांति से प्रोटेस्ट कर रहे यूथ पर वाटर कैनन्स और टीयर गैस का इस्तेमाल किया, लेकिन जब पब्लिक पार्लियामेंट की तरफ बढ़ने लगी तो पुलिस ने लाइव अम्यूनिशन यानी असली गोलियां चला दी। सड़कों पर कोहराम मच गया। पुलिस ने सिविल सर्विस हॉस्पिटल के अंदर भी टीयर गैस छोड़ दी, जहां घायल स्टूडेंट्स का इलाज चल रहा था। इस ब्रुटैलिटी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 9 सितंबर को गुस्से में पागल भीड़ ने कई पॉलिटिशियंस के घरों को आग के हवाले कर दिया। पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली के बलकौट वाले घर पर भी हमला हुआ। हालात इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो गए कि सेंट्रल जेल सुंदरा से 3,513 खूंखार कैदी भाग निकले। इन 2 दिनों की हिंसा में 76 मासूम लोगों की जान चली गई, जिनमें 22 प्रोटेस्टर्स शामिल थे और 2,000 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हो गए। सड़कों पर बहता खून देखकर 9 सितंबर 2025 को पीएम केपी शर्मा ओली को अपनी कुर्सी छोड़कर रिजाइन करना पड़ा। पूरी सरकार गिर चुकी थी, देश में एनर्की फैल चुकी थी और आर्मी को सिक्योरिटी की कमान संभालनी पड़ी। यह एक ऐसा रेवोल्यूशन था जिसने पुराने सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी थी। सरकार गिरने के बाद देश में पावर वैक्यूम बन गया था। नेपाल आर्मी ने जेएनजी रिप्रेजेंटेटिव्स को बातचीत के लिए बुलाया, लेकिन जब यूथ लीडर रक्षाबाम ने देखा कि आर्मी पुराने भ्रष्ट नेताओं और कंट्रोवर्शियल बिजनेसमैन दुर्गा प्रसाई को भी मीटिंग में स्टेक होल्डर बनाकर ला रही है, तो उन्होंने तुरंत वॉकआउट कर दिया। यूथ अब किसी भी पुराने चेहरे पर ट्रस्ट नहीं करना चाहता था। इसके बाद यूथ ने प्रोटेस्ट को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट किया। डिस्कॉर्ड ऐप पर यूथ अगेंस्ट करप्शन नाम के एक सर्वर में 1,45,000 से ज्यादा मेंबर्स जुड़े। वहां ऑनलाइन वोटिंग के जरिए पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को 3,833 वोट्स देकर इंटरिम प्राइम मिनिस्टर चुना गया। सुशीला कार्की ने पावर संभालते ही पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दी और मार्च 2026 में नए इलेक्शंस की अनाउंसमेंट कर दी। अब पूरे देश की उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ बालन शाह पर टिकी थी। बालन ने आरएसपी ज्वाइन कर ली और उन्हें सीधा प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट बना दिया गया। बालन ने एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए झापा 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ने का ऐलान किया, जो पुराने पीएम केपी शर्मा ओली का सबसे मजबूत गढ़ था। ओली 1991 से वहां कभी कोई इलेक्शन नहीं हारे थे। यह पॉलिटिकल बैटल बिल्कुल डेविड एंड गोलायत जैसी थी। लेकिन जब इलेक्शन रिजल्ट्स आए तो पूरी दुनिया शॉक में थी। बालन शाह ने 68,348 वोट्स हासिल करके केपी शर्मा ओली को 49,614 वोट्स के मैसिव मार्जिन से बुरी तरह हरा दिया। नेपाल के इतिहास में आज तक किसी को इतने वोट्स नहीं मिले थे। आरएसपी ने 275 में से 182 सीट्स जीतकर 2/3 मेजॉरिटी के करीब पहुंचकर रिकॉर्ड कायम कर दिया। पुराने पॉलिटिशियंस के गुरूर चकनाचूर हो गए। 27 मार्च 2026 को सिर्फ 35 साल की उम्र में बालन शाह दुनिया के यंगेस्ट सर्विंग स्टेट लीडर और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बन गए। पीएम की कुर्सी पर बैठते ही बालन शाह ने जो एक्शन लिया, उसने साउथ एशिया की पॉलिटिक्स में तहलका मचा दिया। लोगों को लगा था कि बालन भी गद्दी पर बैठकर बदल जाएंगे, लेकिन शपथ लेने के ठीक अगले दिन 28 मार्च 2026 की सुबह बालन ने पुलिस भेजकर पूर्व पीएम के पी शर्मा ओली और पूर्व होम मिनिस्टर रमेश लेखक को उनके घरों से अरेस्ट करवा दिया। उन पर सितंबर 2025 के प्रोटेस्ट्स में हुई
76 लोगों की मौत और क्रिमिनल नेग्लिजेंस का चार्ज लगाया गया था। बालिन के होम मिनिस्टर सूदन गुरुंग ने पब्लिक को क्लियर मैसेज दिया कि यह कोई पॉलिटिकल रिवेंज नहीं बल्कि जस्टिस की शुरुआत है, क्योंकि कोई भी इंसान कानून से ऊपर नहीं है। इसके तुरंत बाद बालिन ने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में एक 100 पॉइंट एजेंडा पास किया, जिसने एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सिस्टम बदल दिया। सबसे बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक एजुकेशन सेक्टर पर किया गया। बालिन जानते थे कि पॉलिटिशियंस हमेशा यूनिवर्सिटीज का इस्तेमाल अपने वोट बैंक के लिए करते हैं, इसलिए उन्होंने स्कूल और कॉलेज लेवल पर पॉलिटिकल स्टूडेंट यूनियंस को हमेशा के लिए बैन कर दिया। उनकी जगह अब 90 दिनों के अंदर एक नॉन पार्टीजन स्टूडेंट काउंसिल बनाई जाएगी, जो सिर्फ स्टूडेंट्स के राइट्स के लिए काम करेगी। बच्चों पर से पढ़ाई का मेंटल प्रेशर कम करने के लिए क्लास 5 तक के सभी इंटरनल एग्जाम्स को पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया। इसके अलावा बालिन ने हेल्थ केयर को लेकर एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर पास किया कि देश के सभी प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल्स को अपने टोटल बेड्स का 10% हिस्सा गरीब और बेसहारा मरीजों के लिए पूरी तरह फ्री रखना होगा। जो हॉस्पिटल ये रूल फॉलो नहीं करेगा, उसका लाइसेंस तुरंत कैंसिल कर दिया जाएगा। बालिन सरकार ने फेडरल मिनिस्ट्रीज की गिनती घटाकर सिर्फ 17 कर दी, ताकि पब्लिक का पैसा बचाया जा सके। ये फैसले इतने फास्ट और इफेक्टिव थे कि पब्लिक को पहली बार लगा कि उनके वोट से सच में कोई रेवोल्यूशन आया है। बालिन शाह का यह विजन सिर्फ एजुकेशन या पॉलिटिक्स तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि विमेन सेफ्टी और यूथ एम्प्लॉयमेंट में भी उन्होंने ग्राउंड लेवल पर बड़े चेंजेस किए। महिलाओं की सेफ्टी के लिए बालिन सरकार ने 7 प्रोविंसेस में ब्लू बस सर्विस शुरू करने का शानदार डिसीजन लिया। पहले 100 दिनों के अंदर ही 25 एडवांस सेफ्टी फीचर्स वाली ब्लू बसेस सड़कों पर उतार दी गई, जिनमें महिलाएं सेफली और टेंशन फ्री ट्रैवल कर सकती हैं। यूथ के फ्यूचर के लिए भी बालिन ने 1.2 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का मेगा टारगेट रखा। बालिन चाहते थे कि नेपाल के यूथ को एम्प्लॉयमेंट के लिए मिडिल ईस्ट ना जाना पड़े और नेपाल को एक ग्लोबल आईटी एक्सपोर्ट हब बनाया जा सके। सिस्टम से हेवी करप्शन को खत्म करने के लिए बालिन शाह ने 1991 से लेकर अब तक के सभी करप्ट पॉलिटिशियंस की प्रॉपर्टी की डिटेल इन्वेस्टिगेशन के लिए एक हाई लेवल कमेटी फॉर्म कर दी। इससे सालों से मलाई खा रहे वीआईपी कल्चर वालों में खौफ का माहौल पैदा हो गया। बालिन ने सिविल सर्वेंट्स और टीचर्स के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ने पर स्ट्रिक्ट बैन लगा दिया, ताकि सरकारी काम बिना किसी बायस के हो सके। एक सिविल इंजीनियर और अंडरग्राउंड रैपर ने अपने कॉन्फिडेंस से साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो तो एक अकेला इंसान भी पूरे सिस्टम की सफाई कर सकता है। बालिन शाह आज नेपाल के यूथ के लिए सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं, बल्कि एक असल जिंदगी के नायक बन चुके हैं। उन्होंने अपनी हिम्मत और पागलपन से एक नया गोल्डन हिस्ट्री लिख दिया है, जिसने पूरी दुनिया को यूथ पावर की असली ताकत दिखा दी है। तो दोस्तों, यह थी नेपाल के 35 साल के पीएम बालिन शाह की एक रैपर से लेकर देश के सबसे बड़े नायक बनने तक की कंप्लीट स्टोरी। उनके बोल्ड डिसीजंस और सिस्टम को क्लीन करने के एग्रेसिव एटीट्यूड ने साबित कर दिया है कि जेन जी की यूनिटी के आगे कोई भी करप्ट पॉलिटिशियन टिक नहीं सकता। बालिन शाह का कौन सा रूल या एक्शन आपको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पब्लिक फ्रेंडली लगा? क्या वो हॉस्पिटल्स में फ्री बेड्स वाला रूल था, या स्टूडेंट पॉलिटिक्स को बैन करने वाला मास्टर स्ट्रोक? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये ग्रिपिंग स्टोरी पसंद आई हो और इससे आपको इंस्पिरेशन मिली हो, तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी ऐसी ही डिटेल्ड और वेरीफाइड स्टोरीज मिलती रहें। अपना ख्याल रखें और हमेशा सही के लिए आवाज उठाते रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।